जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्रिया। क्रिया क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। क्रिया को हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आइए क्लास शुरू करने से पहले मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन क्या है? अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है क्रिया। क्या होती है क्रिया? इसमें पहला पॉइंट है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। अगला पॉइंट है क्रिया का अर्थ। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना या कार्य का करना। अगला पॉइंट है यह एक विकारी शब्द है। तो क्रिया कैसा शब्द है? विकारी। आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं क्रिया कैसे बनती है। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया बन जाती है। अर्थात जब हम किसी धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह क्रिया बन जाती है। जैसे वाक्य है रामू पढ़ लिख कर सो जा, चल आ, बैठ, हंस और रो। ये सभी हैं धातु। आइए धातु से क्रिया बनाते हैं। क्रिया कैसे बनती है? इसमें पहली धातु है पढ़। पढ़ धातु में यदि ना जोड़ देते हैं तो बन जाता है पढ़ना। तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। फिर है लिख धातु। लिख में ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिखना। तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। फिर है कर धातु। कर में ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा करना। तो करना क्या हुआ? क्रिया। फिर है सो धातु। सो में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सोना। तो सोना क्या हुआ? क्रिया। फिर है जा धातु। जा में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जाना। तो जाना क्या हुआ? क्रिया। फिर है चल धातु। चल में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चलना। तो चलना क्या हुआ? क्रिया। फिर है आ धातु। आ में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आना। तो आना क्या हुआ? क्रिया। फिर है बैठ धातु। बैठ में ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा बैठना। तो बैठना क्या हुआ? क्रिया। फिर है हंस धातु। हंस में ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा हंसना। हंसना क्या हुआ? क्रिया। फिर है रो धातु। रो में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रोना। तो रोना क्या हुआ? क्रिया। तो यहाँ पर सभी धातु में क्या जोड़ा गया है? ना। जब हम किसी धातु में ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिया। आइए आगे देखते हैं धातु क्या होती है। धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रश्न पूछेगा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा धातु। अगला पॉइंट है धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। अर्थात धातु से क्रियापद का निर्माण होता है और क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे क्रिया है चलना। चलना को तोड़ेंगे चल प्लस ना। तो यहाँ पर चल क्या हुआ? धातु। और ना क्या है यहाँ पर? प्रत्यय। तो चलना क्रिया में यहाँ पर धातु उपस्थित है। ऐसी अगला है पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना को तोड़ेंगे
पढ़ प्लस ना, तो पढ़ क्या हुआ, धातु, और ना क्या है इसमें, प्रत्यय। तो पढ़ना क्रिया में भी धातु उपस्थित है। आगे पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट है, धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। अब देखते हैं धातु के भेद। धातु के दो भेद होते हैं, पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। पहला देखते हैं मूल धातु। क्या होता है मूल धातु? यह स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती हैं। अर्थात जो धातु स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी शब्द पर निर्भर नहीं होती हैं, वे मूल धातु कहलाती हैं। जैसे खा, पी, जा, पढ़, लिख, चल आदि, ये सभी क्या हैं? मूल धातु। नंबर 2 देखते हैं, यौगिक धातु। क्या होता है यौगिक धातु? ये स्वतंत्र ना होकर किसी प्रत्यय के योग से बनती हैं या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ है? प्रत्यय का योग। ऐसी अगला है देखना से देखा, तो इसमें भी क्या हुआ है? प्रत्यय का योग। अगला उदाहरण है उठना, बैठना, चलना, फिरना, रो, पढ़ना, तो ये दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी है। तो ये सभी क्या हो गई? यौगिक धातु। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हैं, पहला है रचना या कर्म के आधार पर, और दूसरा है संरचना या प्रयोग के आधार पर। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, छठा कृदंत क्रिया, सातवां सहायक क्रिया और आठवां सजातीय क्रिया। पहला देखते हैं रचना या कर्म के आधार पर। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अगला पॉइंट है सकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है। प्रश्न पूछेगा किस प्रकार की क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, तो उत्तर होगा सकर्मक क्रिया में। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर राधा क्या है? कर्ता, पत्र है कर्म, लिखती है क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होती कौन सी है? जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? लिखना, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। कर्म है यहाँ पर पत्र।
तो यहाँ पर लिखना कैसी क्रिया हुई, सकर्मक। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता तो क्रिया होती अकर्मक। अगला उदाहरण है, मोहन फल खाता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मोहन, कर्म है फल, क्रिया है खाता। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर खाना कैसी क्रिया हुई, सकर्मक। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता तो क्रिया कैसी होती, अकर्मक। लेकिन यहाँ पर किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, तो क्रिया कैसी हुई, सकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, सीता फूल तोड़ती है। कर्ता कौन है, सीता, कर्म है फूल और क्रिया है तोड़ना। तो यहाँ पर भी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, तो तोड़ना कैसी क्रिया है, सकर्मक। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता तो कैसी क्रिया होती, अकर्मक। आइए आगे नोट पॉइंट देखते हैं। जिस क्रिया वाक्य में कर्म नहीं होता पर कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ भी सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता लेकिन कर्म की आवश्यकता हो तो वहाँ भी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बालक खाता है, बालक है यहाँ पर कर्ता, खाता है क्रिया, यहाँ पर कर्म नहीं दिया है लेकिन खाता क्या है। जैसे बालक फल खाता है, बालक खाना खाता है, तो कुछ ना कुछ खाता है, तो यहाँ पर क्या है, कर्म की आवश्यकता हुई है, तो यहाँ पर खाना क्रिया कैसी हुई, सकर्मक क्रिया। ऐसी अगला उदाहरण है, प्रिया लिखती है। तो प्रिया क्या लिखती है, जैसे पत्र लिखती है, तो यहाँ पर भी कर्म नहीं है लेकिन कर्म की आवश्यकता हुई है, तो यहाँ पर भी लिखना क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान। पहचान के द्वारा पहचान भी सकते हैं। वाक्य में क्या, किसे या किसको लगाने पर उत्तर प्राप्त हो या उत्तर प्राप्त होने की संभावना हो तो वह सकर्मक क्रिया होती है, परंतु उत्तर कभी भी स्वयं कर्ता नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि वाक्य में क्या, किसे या किसको लगाने पर उत्तर कर्म प्राप्त होता है या प्राप्त होने की संभावना होती है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। यदि उत्तर स्वयं कर्ता प्राप्त होता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अगला पॉइंट है, जो क्रिया स्वयं करनी पड़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। आइए क्या, किसे, किसको लगाकर देखते हैं वाक्यों में। पहला वाक्य है, राधा पत्र लिखती है। तो क्या लिखती है, पत्र, तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है, कर्म पर, तो लिखना कैसी क्रिया हुई, सकर्मक। यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता तो कैसी क्रिया हो जाती, अकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, मोहन फल खाता है। तो क्या खाता है, फल, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है तो खाना कैसी क्रिया हुई, सकर्मक। ऐसी अगला है, सीता फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है, फूल, तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है तो तोड़ना कैसी क्रिया हुई, सकर्मक। यदि इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता
तो कैसी क्रिया होती? अकर्मक। आगे देखते हैं। आगे उदाहरण है, बालक खाता है। तो क्या खाता है? फल खाता है। तो यहाँ पर भी कर्म की आवश्यकता हुई है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है। तो खाना क्रिया कैसी हुई? सकर्मक। ऐसी अगला है, क्रिया लिखती है। क्या लिखती है? जैसे पत्र। तो यहाँ पर भी कर्म की आवश्यकता हुई है, तो लिखना कैसी क्रिया हुई? सकर्मक। यदि कर्ता पर प्रभाव पड़ता तो क्रिया होती अकर्मक। आगे देखते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। पहला देखते हैं, एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में केवल एक ही कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे पहला उदाहरण है, राजू टीवी देख रहा है। तो सबसे पहले वाक्य देखेंगे, सकर्मक है या अकर्मक। तो क्या देख रहा है? टीवी। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है, तो वाक्य कैसा है? सकर्मक। और इसमें कर्म कितने हो रहे हैं? एक। राजू क्या देख रहा है? टीवी। तो टीवी देखने का एक कर्म किया है उसने, तो वाक्य कैसा हुआ? एक कर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, मोहन खाना खाता है। तो क्या खाता है? खाना। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा है, तो वाक्य हुआ सकर्मक। और इसमें कर्म कितने किए हैं? एक। कौन सा क्या है? खाना खाने का। तो वाक्य कैसा हुआ? एक कर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, जिया गाना गा रही है। तो इसमें क्रिया का प्रभाव भी कर्म पर पड़ रहा है। कर्म है यहाँ पर गाना, और कर्म कितने हो रहे हैं? एक, गाना गाने का। तो ये वाक्य भी कैसा हुआ? एक कर्मक। अगला देखते हैं, द्विकर्मक क्रिया। क्या होती है द्विकर्मक क्रिया? द्विकर्मक का अर्थ होता है दो कर्म या दो कर्म सहित क्रिया। अर्थात जिन सकर्मक वाक्यों में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अगला पॉइंट है, इसमें एक कर्म निर्जीव और एक कर्म सजीव या प्राणीवाचक होता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो इसमें कितने कर्म हुए हैं? दो। पहला छात्रों को और दूसरा हिंदी पढ़ाने का। तो यह वाक्य कैसा हुआ? द्विकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, रोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर कितने कर्म हुए हैं? दो। पहला सोहन को और दूसरा थप्पड़ मारने का। तो ये वाक्य भी कैसा हुआ? द्विकर्मक। अगला उदाहरण है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर भी कितने कर्म हुए हैं? दो। पहला बच्चे को और दूसरा दूध पिलाने का। तो ये वाक्य कैसा हुआ? द्विकर्मक। ऐसी अगला है, राम ने गुरुजी को प्रणाम किया। तो इसमें कितने कर्म हैं? दो। पहला गुरुजी को और दूसरा प्रणाम करने का। तो यहाँ पर भी कैसी क्रिया हुई? द्विकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है।
तो यहाँ पर भी दो कर्म हुए हैं, पहला रोगी को और दूसरा दवा पिलाने का। तो यहाँ पर कैसी क्रिया हुई है? द्विकर्मक। इससे ऊपर वाला पॉइंट था, इसमें एक निर्जीव कर्म होता है और दूसरा सजीव कर्म होता है। पहले वाक्य में देखते हैं, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो छात्रों को पढ़ाई, तो छात्र कैसा हुआ? सजीव या प्राणीवाचक, और हिंदी पढ़ाई, हिंदी क्या हुई? निर्जीव। तो हम द्विकर्मक वाक्य की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा है, रोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, तो सोहन क्या है यहाँ पर? सजीव या प्राणीवाचक, और थप्पड़ क्या है यहाँ पर? निर्जीव। तो यहाँ पर क्रिया कितनी हुई है? 2। तो कैसा वाक्य है? द्विकर्मक क्रिया वाला। आगे देखते हैं, नंबर 2 है अकर्मक क्रिया। क्या होती है अकर्मक क्रिया? देखते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या रहित, अर्थात जिन क्रिया वाक्यों में कर्म नहीं पाया जाता तथा क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अगला पॉइंट है, अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक वाक्यों में कर्म की आवश्यकता होती थी और अकर्मक वाक्यों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। पहचान देखते, इसकी पहचान क्या है? पहचान है, वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाने पर ना तो उत्तर प्राप्त हो और ना ही उत्तर प्राप्त होने की संभावना हो। यदि उत्तर प्राप्त हो तो वहाँ स्वयं कर्ता होना चाहिए। अर्थात जब हम किसी वाक्य में क्या, किसे या किसको लगाकर देखते हैं, तो यदि उत्तर स्वयं कर्ता प्राप्त होता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अगला पॉइंट है, जो क्रिया स्वाभाविक या स्वयं होती है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसके उदाहरण है, पहला है राम हंसता है, तो इसमें हम क्या, किसे या किसको लगाकर देखेंगे? राम हंसता है, तो क्या हंसता है? तो इसमें क्या लगाकर देखेंगे? राम हंसता है, तो क्या हंसता है? यहाँ पर उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हंसना कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। ऐसी अगला है, श्याम रोता है, क्या लगाकर देखेंगे? क्या रोता है, किसे रोता है, किसको रोता है? तो यहाँ पर भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही कोई संभावना है। तो यहाँ पर रोना कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। तो यहाँ पर उत्तर स्वयं कर्ता प्राप्त हो रहा है, तो वाक्य कैसा हुआ? अकर्मक। अगला उदाहरण है, सांप रेंगता है, तो क्या रेंगता है? सांप। तो यहाँ पर भी स्वयं उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? कर्ता। तो यहाँ पर रेंगना कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर। तो उत्तर प्राप्त हुआ स्वयं कर्ता, तो नाचना कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। तो यहाँ पर भी स्वयं कर्ता प्राप्त हो रहा उत्तर में, तो उड़ना कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। ऐसी अगला उदाहरण है, सोहन दौड़ता है, क्या दौड़ता है? किसे दौड़ता है? किसको दौड़ता है?
तो यहाँ पर ना तो उत्तर प्राप्त हो रहा है और ना उत्तर प्राप्त होने की संभावना है। तो दौड़ना कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। इसमें दूसरा पॉइंट था, जो क्रिया स्वाभाविक या स्वयं होती है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। तो इसे इसके द्वारा भी पहचान सकते हैं। जैसे पहला है राम हंसता है, तो हंसना कैसी है? स्वाभाविक क्रिया। तो यहाँ पर हंसना कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। ऐसी श्याम रोता है, तो रोना क्या है? स्वाभाविक। तो क्रिया कैसी हुई? अकर्मक। ऐसी पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी का उड़ना भी क्या है? स्वाभाविक। तो यहाँ पर उड़ना क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। सांप का रेंगना भी स्वाभाविक है, तो रेंगना यहाँ पर क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, तो मोर का नाचना भी स्वाभाविक है, तो नाचना क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षियों का आकाश में उड़ना भी स्वाभाविक है, तो यहाँ पे उड़ना क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। सोहन दौड़ता है, तो दौड़ना भी क्या है? अकर्मक क्रिया। दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।